हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल मैंने आपको परचेज मेथड जो है वो एक्सप्लेन किया था और उसका एक क्वेश्चन आपको करके बताया, और आज मैं आपको इसी लेसन का क्वेश्चन नंबर 5 फिर एक क्वेश्चन जो है वो परचेज मेथड से करके बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए एक डिफरेंस ये है कि जनरली आपको क्वेश्चन में जो ट्रांसफी कंपनी है यानी कि परचेजर है और जो एक वेंडर कंपनी है, उन दोनों की बैलेंस शीट आपको दी हुई होती है। बट इस क्वेश्चन में केवल आपके जो है ट्रांसफरर कंपनी यानी कि जो वेंडर कंपनी है उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। तो वैसे आपने देखा ही है कि जैसे एक क्वेश्चन अपन ने किया है कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एंट्री के लिए, तो वो सारी की सारी किसकी चाहिए होती है? वेंडर की। परचेजर की इंफॉर्मेशन सिर्फ जब वो बैलेंस शीट बनाएगा दोनों को मिलाकर, तो केवल उसी समय चाहिए, अदरवाइज उसकी कोई इंफॉर्मेशन की अपन को रिक्वायरमेंट होती नहीं। तो एक बैलेंस शीट दी हुई है एफएम लिमिटेड की, और क्वेश्चन के नीचे लिखा है कि बीएस लिमिटेड एफएम लिमिटेड को निम्न शर्तों के साथ ले रहा है। सारी लायबिलिटी वो ले रहा है और इन्वेस्टमेंट के अलावा सारे एसेट्स ले रहा है, और एफएम लिमिटेड उसको बाद में 90% पे बेच देगा। तो अभी जो अपन एंट्री करेंगे, जो कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे वो सारी बीएस में करेंगे। तो फिलहाल एफएम के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसका हमारे फिलहाल कोई यूज़ नहीं होगा। उसके बाद इसने लिखा है कि एफएम के डिबेंचर्स का पेमेंट करने के लिए 10% पेमेंट कम किया जाएगा, इन्हें डिस्काउंट पर बीएस लिमिटेड अपने 7% वाले डिबेंचर देगा। तो देखिए, बैलेंस शीट के अंदर जो उसके पास पहले से एफएम के पास है वो डिबेंचर है 8%, और ये कह रहा है कि उसको डिबेंचर जो दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे? 7%। तो मतलब कम परसेंट वाले, कम इंटरेस्ट वाले देंगे, ऊपर से जो दे रहे हैं पेमेंट तो उस समय डिस्काउंट काट रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे वो 4 लाख के डिबेंचर हैं तो उनको 10% कम यानी कि 3,60,000 रुपये ही दिए जाएंगे। फिर उसने लिखा है कि ट्रेडमार्क जो है वो यूजेबल नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है सिंबल ऑफ द बिजनेस। तो हर बिजनेस का लोगो अलग अलग होता है। तो जो परचेजिंग कंपनी है हो सकता है उसका लोगो खुद का होगा, तो जो वेंडर का लोगो वो खरीद रही है वो उसके कोई काम नहीं आएगा, तो उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, और उसके लिए दिया गया पैसा भी एक तरह से उसके लिए क्या बन जाएगा? लॉस। उसके बाद ये कह रहा है कि एफएम लिमिटेड के एक शेयर के बदले बीएस अपना एक शेयर दे रही है 10 का, लेकिन 12 के भाव से, यानी कि 2 रुपये उसको महंगा दे रही है, और 10 का शेयर अगर 12 में दिया जाता है तो 2 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? प्रीमियम। उसके अलावा वो 3 रुपये कैश भी दे रहा है पर शेयर पर। तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया। और लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर जो परचेज कंसिडरेशन का मेथड जो यूज़ किया है वो नेट पेमेंट मेथड यूज़ किया है कि भाई शेयर होल्डर्स को आप क्या और कितना देते हो। उसके बाद है अमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट, यानी कि जो बिजनेस को मिलाया गया उसके लिए आपके कितने रुपए लगे हैं? 5,800 रुपये। और एफएम ने बाद में मिले हुए शेयर्स का आधा हिस्सा जो है वो क्या कर दिया? बेच दिया। पर ये भी जो है वो एफएम के लिए जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे इन द बुक्स ऑफ बीएस लिमिटेड, यानी कि जो परचेजर है उसके हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, बीएस लिमिटेड के हिसाब से। तो पहला काम हमारा होता है कैलकुलेशन करना परचेज कंसिडरेशन का, और जो अपन करेंगे पेमेंट मेथड से। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एफएम लिमिटेड इन कैश। तो इसने क्या लिखा है देखिए पॉइंट नंबर 4 में कि आप हर शेयर पर 3 रुपये कैश देंगे, और बैलेंस शीट में देखिए उसके शेयर है कितने एफएम के? 90,000। तो 90,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से कितना आपने कैश दिया? 2,70,000। और इसने कहा कि हर शेयर पर वो एक शेयर देगा, और शेयर 10 का है लेकिन किस भाव से दिया जाएगा? 12 से। तो यानी कि 90,000 शेयर 12 के हिसाब से देंगे 10,80,000, और इन दोनों की टोटल करेंगे तो हमारा परचेज कंसिडरेशन जो है वो आ जाएगा 13,50,000। परचेज मेथड का दूसरा स्टेप, ये स्टेप्स भी जो है मैं खुद जैसे पढ़ाता हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से ये सारे सेट करके आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप एक पैटर्न पकड़ के कर सकते हैं। अदरवाइज कई टीचर इसको जो ये सारी कैलकुलेशन जो होती है सेकंड और थर्ड वो एक एंट्री के अंदर कर देते हैं, लेकिन उससे काफ़ी सारी गलतियां होने के चांस रहते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आपको एक पैटर्न से करोगे क्वेश्चन तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, और आगे चलकर अगर आपकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी तो वो भी इससे क्रॉस चेक हो जाती है। तो सेकेंड स्टेप होता है इसका नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब 12 से भी आप ये वर्ड जो है पढ़े आ रहे हैं, नेट एसेट। नेट एसेट्स का मतलब होता है कि जो एसेट्स हमने ली है उसमें से जो लायबिलिटी ली है उसको घटाएंगे, और एसेट्स की अगर प्रेजेंट वैल्यू हो तो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, नहीं तो पुरानी वैल्यू। लायबिलिटी में भी यही रूल है। एसेट्स में कौन से एसेट्स अपन नहीं लेते हैं? फिक्टिशियस। और लायबिलिटी में अपन कौन सी लायबिलिटी लेंगे? आउटसाइड। तो किताब में क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कि इन्वेस्टमेंट को वो नहीं ले रहा है, तो दैट मीन्स कि बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, डेटर, स्टॉक और बैंक। तो ये सारी एसेट्स मैंने लिख दी, और क्योंकि इसमें किसी की प्रेजेंट वैल्यू नहीं थी
तो BV बुक वैल्यू पर मैंने ये सारी की सारी एसेट लिखी, और लाइबिलिटी में मैंने डिबेंचर और क्रेडिटर है, आउटसाइड लाइबिलिटी लेनी है। वैसे तो इक्विटी दे रखा है, ये आपका शेयर होल्डर फंड है, जनरल रिजर्व P&L ये भी शेयर होल्डर फंड है, तो मुझे सिर्फ इसके अंदर जो है डिबेंचर और क्रेडिटर जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटी है जिसको लेना है। अगर मैं इन दोनों को लूँ और उसके बाद जब एसेट्स में से इसको माइनस करूं तो उसका जो नेट डिफरेंस जो आ रहा है, जिसको अपन नेट एसेट्स कहते हैं, वो आ रहा है 9,57,000। और फिर हमारा होता है तीसरा स्टेप ये होता है कि भाई हमको इस डील में फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो देखिए हमको एसेट्स तो मिली है 9,57,000 और हमने परचेज कंसिडरेशन में दी है 13,50,000, यानी कि जो चीज़ लगभग 9.5 की है उसके लिए 13.5 लाख रुपए हमने दिए, तो मतलब 4 लाख के करीब अपन को इसमें क्या हो रहा है, नुकसान। तो अगर अपन को नुकसान होता है, लॉस होता है, तो वो कहलाता है आपकी गुडविल, जिसका फार्मूला होता है PC परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। दिए 13.5, मिला 9,57 का, तो 3,93,000 रुपये का आपको जो ये घाटा हुआ है, ये घाटा आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इसके अंदर गुडविल। और अगर उल्टा हो जाए कि आपको जो है एसेट्स तो मिल रही है मान लो 15 लाख की, परचेज कंसिडरेशन दी है 13,50, तो वो जो 1.5 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपकी कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। और ये फार्मूला रिवर्स लगेगा, नेट एसेट्स में से किसको माइनस करेंगे, परचेज कंसिडरेशन को। और इसके बाद अब आपकी जनरल एंट्रीज होगी, तो मैं इसको जो है जनरल एंट्रीज, इसकी जनरल एंट्री आपको एक बार आगे बता देता हूँ। तो देखिए 1 बाय 1 मैं इसकी जनरल एंट्रीज जो है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पहली एंट्री होती है अपने इसमें, बुक्स तो वही BS की बुक ही है, विथ हेडिंग मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एंट्री होती है परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की, इसकी एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। और 2 में जो व्यक्ति अपना बिजनेस बेचता है लिक्विडेटर ऑफ FM लिमिटेड, ठीक है। तो लिक्विडेटर ऑफ FM लिमिटेड के नाम से एंट्री होगी। ऑब्वियस है कि एंट्री अपन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, तो अमाउंट भी इसमें परचेज कंसिडरेशन यानी कि 13,50,000 रुपये का अमाउंट जो है इसमें आएगा। अब सेकंड एंट्री जो होती है वो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी एंट्री होती है, लेकिन बड़ी होने के बावजूद भी ये एंट्री जो है वो सबसे ईजी हो जाती है। और उसका रीज़न ये है कि आप जितनी भी एसेट्स लेते हो वो सारी की सारी एसेट्स आपको बस अकाउंट डेबिट करके लिखनी है। और तो ये सारी एसेट जो आपने ली है, जिस रेट पे ली है उसको डेबिट करेंगे। अगर आपका आंसर गुडविल आता है तो गुडविल को अपन जो है वो डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व आएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो हमने जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट इसमें कैलकुलेट किया था कि भाई 13.5 लाख में से हमने जो है अमाउंट आपका लेस किया था 9,57,000 रुपये, तो यानी कि आपकी जो गुडविल आई थी, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो वो इसमें आ जाएगा आपके। और ये टोटल जो फिर आपकी नहीं होती इसमें, तो 3,93,000 रुपये जो आपके गुडविल के आए थे वो यहाँ आप लिख देंगे। और उसके बाद क्योंकि एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री के अंदर फिर आपको ये डिबेंचर्स और जो आपके अमाउंट्स है वो आपको लिखना है क्रेडिट साइड में, तो उसको लिख देता हूँ मैं। तो डिबेंचर है तो 8% डिबेंचर्स, और उसके बाद 2 क्रेडिटर्स। तो डिबेंचर्स हमारे हैं 4 लाख रुपए के और क्रेडिटर है 3,18,600 रुपये। एंड देन उसके बाद लास्ट में जो फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने जो बिजनेस परचेज लिखा होता है वो खाता अपन को क्लोज करना होता है इस एंट्री के थ्रू बिजनेस परचेज, और जिसका अमाउंट है आपके 13,50,000। और अगर बाई चांस इसमें आपका अमाउंट जो है वो गुडविल की जगह कैपिटल रिजर्व आया होता तो कैपिटल रिजर्व को अपन एंट्री के अंदर जो है वो क्या करते, क्रेडिट करते। यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व, जो गुडविल है तो गुडविल, और नहीं तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैसे CR कैपिटल रिजर्व जो है वो यहाँ लिखा जाता। इसके बाद थर्ड एंट्री होती है परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट की। तो परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट की एंट्री जो है, जैसे आपको जो परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट जो होता है वहाँ से आपको इसका आइडिया हो जाता है कि भाई आप परचेज कंसिडरेशन में क्या देने वाले हैं। तो जैसे आपने एक तो कैश दिया 270 और एक आपने शेयर्स दिए हैं, तो थर्ड एंट्री हो जाएगी PC पेड, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे। तो एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ FM लिमिटेड, यानी कि जो वेंडर है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसको आप डेबिट करेंगे। और जो पेमेंट आप कर रहे हो जैसे कि बैंक, और एक अपने शेयर दे रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर जो है वो 10 के शेयर आप किस भाव से दे रहे हो, 10 के शेयर दे रहे हो 12 के भाव से। तो इसमें एक चीज़ है कि 10 का शेयर 12 में देंगे, तो ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा आप 12 रुपये लिख दो,
उसको कैपिटल और प्रीमियम के अंदर जो है वो क्या करना है, क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटर को कुल मिलाकर 13,50,000 दे रहे हो और जिसमें कैश में आपने 270 दिए हैं, तो बार बार कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, कैपिटल की ज़रूर बता देते हैं कि 9 लाख रुपये 90,000 शेयर थे और 10 रुपये का एक शेयर था, तो ये 9 लाख रुपये तो आपके शेयर्स के हो जाएंगे और साथ ही 90,000 शेयर्स पर 2 रुपये का प्रीमियम है तो 1,80,000 प्रीमियम होगा, तो ये अमाउंट जो है वो आपके क्या हो जाएगा, इक्वल। और इसके बाद अब आपको डिबेंचर की एंट्री करनी है, डिबेंचर्स को आप पेमेंट कर रहे हो और बाकी जो रैंडम 2-4 एंट्रीज़ है तो वो एंट्रीज़ के अंदर कंटिन्यूशन में आपके होगी।